So hello and a very warm welcome to all of you on the platform of Bleed Learner K12। पिछले कई दिनों से बहुत सारे बच्चे ग्रुप पे जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एंड इवन जो कम्युनिटी पोस्ट हम लोग डालते हैं उसमें कमेंट कर करके पूछ रहे हैं कि सर आंसर राइटिंग हमें नहीं आती। एंड जो हमारा सेकंड टर्म होने वाला है एंड जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं वो लगातार हमें आंसर्स भेजते हैं ग्रुप पे एंड उनकी कुछ कुछ चीज़ों में हमें लैकिंग देखने को मिलती है। तो हमने एक वीडियो चूंकि पहले भी बनाया था कि आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कैसे करें। फॉर दैट यू नीड टू हैव वन स्किल दैट इज रीडिंग हैबिट। एंड रीडिंग हैबिट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी है एंड कौन कौन से शुरुआती 5 किताब आप पढ़ सकते हैं जो कि क्लास 12th में अगर आप है तो बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। उस पर हमने एक वीडियो बनाई है, आई बटन पर उसका लिंक आ रहा होगा। आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफिक होगी आंसर राइटिंग स्किल को कैसे सुधारा जाए, हाउ टू राइट गुड आंसर्स, किन किन चीज़ों पर आपको फोकस करना है, किन किन चीज़ों को आपको सुधारना पड़ेगा। सो ये जो वीडियो है ये हर एक बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें 3 से लेके 8 मार्क्स के बीच के सवाल आते हैं एंड इसमें मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा वो इस सारे सवालों के रेंज में आपके लिए हेल्पफुल होगी। एंड मेक श्योर कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ों पर डिटेल्ड में डिस्कशन की है। एंड इफ यू आर अ न्यू व्यूअर देन मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड शेयर दिस वीडियो इफ यू फाइंड द कंटेंट वर्थ शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो जो सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने होते हैं इनमें 3 प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा इंट्रो बॉडी कंक्लूजन टाइप क्वेश्चन जिसमें हम लोग बुलेट पॉइंट्स लिखते हैं। सेकंड इज डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन जिनमें आपको अंतर लिखने होते हैं। ऐसे सवाल ज्यादातर आप इकोनॉमिक्स में फेस करेंगे। इंटरमीडिएट गुड्स के बीच और फाइनल गुड्स के बीच के अंतर को बताओ, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट के बीच के अंतर को बताओ, नेशनल और डोमेस्टिक इनकम के बीच के अंतर को बताओ। फिर इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन, ये पॉलिटिकल साइंस में भी ज्यादा आपसे पूछा जाएगा, हिस्ट्री में भी, सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट में भी इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे, एक टर्म आता है क्रिटिकली इवैल्यूएट करना। क्रिटिकली इवैल्यूएट करने को इवैल्यूएट करने से बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, उनमें वहां पे उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो यहाँ पे जो भी चीजें मैं बताऊंगा ये कोई जनरल चीजें नहीं होगी, बहुत स्पेसिफिक। मैं आंसर खुद जो मैंने बनाया है उसका एग्जांपल देके आपको बताने की कोशिश करूंगा। शुरुआत करते हैं पहले टाइप से, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन टाइप क्वेश्चन। इनमें आपसे जो सवाल पूछा जाता है वो आप बुलेट पॉइंट्स में जवाब देते हो। जैसे यहाँ पे जो सवाल है ये हिस्ट्री का पेपर 2020 का जो हुआ था, लेट मी चेंज द इंक फर्स्ट फॉर यू, इसमें पूछा गया था। सवाल ये है कि देयर आर लिमिट्स टू व्हाट एपिग्राफी कैन रिवील। जो सीबीएसई के बच्चे हैं उनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप इसके आंसर राइटिंग के पैटर्न को देखो क्योंकि ये सेकंड चैप्टर का सवाल है जो स्टेट बोर्ड के उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एपिग्राफी के लिमिटेशंस के बारे में आपसे पूछा गया, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द सुटेबल आर्गुमेंट्स। जो एपिग्राफी के डिमेरिट्स है उनको आपके यहाँ पे डिस्क्राइब करना। तो वैसे जनरली जो हमारे ट्यूटर सिखाते हैं कि आपको 3 डिमेरिट्स यहाँ पे लिख देने हैं जो कि मोर देन इनफ होंगे आपके आंसर के लिए, वो भी सही है। बट बोर्ड में क्या होता है, आपके परफेक्ट आंसर के आपको पॉइंट मिलते हैं। दैट मीन्स ये जो सवाल है ये सबके लिए सेम है एंड डिमेरिट सबको आते हैं, सबको लिमिटेशंस आती है इंस्क्रिप्शन की, जिसने भी किताब को पढ़ा है। बट जो फर्क होता है वो प्रेजेंटेशन का होता है, ना कि नॉलेज का। नॉलेज तो सबको वही 4 5 6 लिमिटेशंस आते हैं, बट द डिफरेंस इज ऑफ प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन के लिए हमें प्रॉपर इंट्रो लिखना पड़ता है, देन हम बॉडी लिखते हैं। बॉडी में हम बुलेट पॉइंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। नॉर्मली बुलेट पॉइंट्स आप सीधे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे कि कैसे हम लोग सब हेड बनाते हैं, हेड के बाद सब हेड देन पॉइंट्स लिखते हैं एंड देन हम कंक्लूड करते हैं। तो इंट्रो में हमने एपिग्राफी के बारे में बता दिया कि एपिग्राफी एक एशियंट इंस्क्रिप्शंस को इंटरप्रेट और स्टडी करने की कला है एंड इससे हम अतीत के बारे में, इतिहास के बारे में पता कर पाते हैं। यहाँ पे हमने, और फिर जो हमारा मेन पॉइंट है उसको लिखने से पहले उसके बारे में बता दिया कि कुछ कुछ लिमिटेशंस जरूर है एपिग्राफी में एंड इनको हमने 2 सब हेड में कैटेगराइज कर दिया, टेक्निकल एंड फंडामेंटल। एक तो हमारा हेड हो गया लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस एंड सेकंड सब हेड इज आवर टेक्निकल एंड फंडामेंटल। तो ये लिमिटेशंस के अंदर दो हमारे आ गया, टेक्निकल लिमिटेशंस एंड फंडामेंटल लिमिटेशन। ओके, तो ये जो चीज़ है ये आप जितना डेप्थ में पढ़ोगे ना, जितना डेप्थ में लिखोगे, रीडिंग से ज़्यादा राइटिंग इंपॉर्टेंट है, उतना आपको पता चल पाएगा। वैसे अगर आपको सिंपल लिमिटेशंस लिखने थे तो आप 3 पॉइंट लिख देते, लेकिन हमने उन लिमिटेशंस को कैटेगराइज कर लिया। टेक्निकल में 2 लिमिटेशन आ गए कि कुछ कुछ जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं उनमें लेटर्स धुंधले होते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता। सेकंड लिमिटेशन की कहीं के लेटर्स मिसिंग होते हैं या इंस्क्रिप्शंस डैमेज्ड है तो हमें पूरे के पूरे इंस्क्रिप्शन का सार नहीं पता चल पाता। दिस इज टेक्निकल लिमिटेशन। फंडामेंटल लिमिटेशन में क्या चीज़ हो सकती है कि ज़्यादातर जो इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड है इनमें राजाओं से जुड़ी हुई चीज़ों को, नोबिलिटी से जुड़ी हुई चीजों को दिखाया गया है। यहाँ पे आप अपने आंसर को और सुदृढ़ करने के लिए और ज्यादा मार्क्स को सर्टेन बनाने के लिए आप एविडेंसेस दे सकते हो। जैसा हमने ये जब कहा कि ज्यादातर जो इंस्क्रिप्शन उनमें केवल ग्रैंड इवेंट्स को ग्लोरीफाई करके दिखाया गया है, नोबिलिटी और रॉयल्टी से जुड़ी चीजों को बताया गया है। तो एग्जाम्पल के तौर पर बता दो कि अशोका के इंस्क्रिप्शन में ऑर्डिनरी पीपल की चीजों को इग्नोर करा गया। ज्यादातर जो उनके अचीवमेंट है, उनके रॉयल्टी, उनके ऑफिशियल्स के बारे में ज्यादा चीजें बताई गई है। ऑर्डिनरी पीपल के बारे में हमें जो वैश्य वर्ग था, जो पीजेंट्स थे, जो ट्रेडर्स थे, जो शूद्र थे, उनके
बारे में, अशोका के इंस्क्रिप्शन से कुछ भी पता नहीं चल पाता। एंड लास्टली वी कैन कंक्लूड। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपने देखी। सबसे पहले राइट अ वेल फ्रेम्ड इंट्रो। इंट्रो कैन बी ऑफ 2 to 3 लाइन्स। यहाँ पे आप देखें 4 लाइन का, इसलिए क्योंकि ये जो हमारा पेज का साइज दैट इज वर्टिकल। आपके बोर्ड में अगर आप सेंट्रल बोर्ड से हैं तो हॉरिजॉन्टल आएगा, एंड बाकी अगर आप किसी और भी बोर्ड से हैं वर्टिकल भी आता है, तो 3 से 4 लाइन मैक्स टू मैक्स आपका इंट्रो होना चाहिए। फिर आपको जब अपने पॉइंट्स को लिखना है तो उसको कोशिश करो सब हेड में ऑर्गेनाइज करने की। इंट्रो के बाद फर्स्ट राइट अ गुड इंट्रो एंड देन ट्राई टू ऑर्गेनाइज इट इनटू द सब हेड। ये जो सब हेड में ऑर्गेनाइज करना है, ये सारे बुलेट पॉइंट्स नहीं हो पाएंगे ऑर्गेनाइज्ड। सारे सवालों में आप सब हेड में ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, बट जिनमें कर सकते हो उनमें जरूर करो। एंड ये चीजें आप रट नहीं सकते, ये आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आप सीख पाओगे, ठीक है। एंड थर्ड इज राइट एविडेंसेस। अपने बुलेट पॉइंट्स को, अपने रीजंस को एविडेंस के साथ बैक करो। अपने रीजंस को एविडेंस के साथ बैक करो। यहाँ पे हमने एविडेंस डाल दिया। एक एविडेंस आप ये भी डाल सकते थे, विजयनगर एम्पायर में कृष्णदेव राय के दौरान बहुत सारे में इंस्क्रिप्शन मिले हैं, बट उनमें कहीं भी हमें ऑर्डिनरी पीपल, लोग कैसे खाते थे, क्या सोचते थे, इनके बारे में नहीं पता चलता, ठीक है। तो ऐसे ही अगर ये 3 मार्क्स का है तो हमने 3 पॉइंट डाल दिया, 2 टेक्निकल में और 1 फंडामेंटल में। अगर ये 4 मार्क्स का होता तो 2 टेक्निकल में डाल देते, 2 फंडामेंटल में। फंडामेंटल में एक और ऐड किया जा सकता है कि जो इंस्क्रिप्शन होता है वो उसकी पर्सपेक्टिव से लिखा जाता है जिसने उसको लिखवाया है। जैसे अशोका ने अगर कलिंग वॉर के बारे में लिखवाया है कि मैं बहुत रिग्रेट फील कर रहा हूँ, तो वो उनकी पर्सपेक्टिव है। बहुत सारे ऐसे सोल्जर होंगे जिन्होंने लड़ाई लड़ी है कलिंग वॉर में, एंड वो उस पर प्राउड फील करते होंगे कि हमने कलिंग कॉन्कर किया है। दिस कैन ऑल्सो बी अ पर्सपेक्टिव। तो इस चीज को यहाँ पे इग्नोर किया जाता है। तो राइट एविडेंस ऑफ वॉट एवर द पॉइंट्स अगर आपके पास है तो। अगर आप स्टैट्स यूज कर सकते हो तो करो, लेकिन ये 3 मार्कर्स में उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। स्टैट्स आप 4 या 4 से ज्यादा मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें स्टैट्स यूज करो, डेट्स यूज करो, ओके। एंड राइट अ गुड कंक्लूजन। यहाँ पे कंक्लूजन में आप देखिए कैसे लिख सकते हैं। कंक्लूजन सबको पता है क्या होगा कि इंस्क्रिप्शंस रिलायबल नहीं है, इंस्क्रिप्शन रिलायबल नहीं, इंस्क्रिप्शंस पे हम सोली डिपेंडेंट नहीं हो सकते। यहाँ पे मैंने एक और लाइन ऐड कर लिया कि इंस्क्रिप्शन रिलायबल नहीं, इसीलिए स्टूडेंट क्या करते हैं, इंस्क्रिप्शंस के अलावा टेक्स्ट और आर्टिफैक्ट्स पे भी ध्यान देते हैं ताकि वो अतीत को, इतिहास को अच्छे से फिगर आउट कर पाए। इन दिस वे यू कैन राइट 3 मार्कर्स क्वेश्चन। ये अगर आपने ऐसा लिख दिया ना तो कंप्लीटली ब्लोन हो जाएंगे एग्जामिनर। यहाँ पे हमने जब यहाँ पे ये लिखा है कि आपके जो लिमिटेशंस है उसको 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है, टेक्निकल एंड फंडामेंटल, तो आप इसको कैटेगराइज भी कर सकते थे यहाँ पे ऐसे करके। द लिमिटेशंस कैन बी ऑफ 2 काइंड्स, एक टेक्निकल हो गया, एक फंडामेंटल हो गया। ये जो आकृतियां जितना बनाओगे ना, जिसको फ्लो चार्ट बोलते हैं, शिमेट्रिक डायग्राम्स बोलते हैं, ये जितना ज़्यादा बनाओगे, 3 मार्कर्स में बनाने की उतनी आवश्यकता नहीं है। बट जब आप 6 मार्क्स 5 मार्क्स के सवाल बनाते हो तो मेक श्योर कि आप ये जो फ्लो चार्ट है उसका इस्तेमाल करो। एक फ्लो चार्ट आपके सामने अभी स्क्रीन पे आ भी रहा होगा, बहुत सारे ऐसे फ्लो चार्ट है, वो आप अपनी खुद की क्रिएटिविटी से बनाते हैं। सो दिस वे यू कैन अटेम्प्ट द 3 मार्कर्स क्वेश्चन। इसी में इंट्रो बॉडी कंक्लूजन में ही हमारे पास आता है 5 मार्क्स या 6 मार्क्स के सवाल, इवन 8 मार्कर्स के लिए भी ये चीज़ें लाइबल होंगी। बट 8 मार्कर्स के ऊपर हमने सोचा है कि एक नया वीडियो ही बनाते हैं जिसमें जितनी भी डिटेल चीज़ें हैं, जैसे फ्लो चार्ट किस तरीके से बना सकते हैं, किस तरीके से सिमेट्रिक डायग्राम्स बना सकते हैं, किस तरीके से अगर इवेंट्स को हमें बताना है तो टाइमलाइन बनाया जा सकता है। यूज टाइमलाइंस, यूज फ्लो चार्ट्स, यूज डायग्राम्स एज मच। अगर 8 मार्क्स का पूछा गया है आपको ग्रेट बात के फ्यूचर के बारे में बताना है तो इट विल बी बेटर अगर आप ग्रेट बात का ना रॉ डायग्राम बना सको। रॉ डायग्राम बनाने में क्या दिक्कत है, हमने ग्रेट बात का रॉ डायग्राम अगर बनाना हो तो दिस वे वी कैन मेक द रॉ डायग्राम ऑफ ग्रेट बात। ये हमारी सीढ़ियाँ होगी, ये हमारी सीढ़ियाँ होगी, इसको अगर आप अच्छे से बना सकते हो तो दिस विल बी अ ग्रेट बेनिफिट टू योर आंसर। इंटर बॉडी कंक्लूजन में नेक्स्ट जो सवाल है वो हमारा 4 मार्क का है, लेकिन इसको मैंने इस तरीके से बनाया है कि आप ऐसा, मतलब ऐसे तो 4 मार्क्स में इतने लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आप इसे ऐसा सवाल अगर 5 मार्क्स में आता है या 6 मार्क्स के रूप में पूछा जाता तो भी आप ऐसे आंसर लिख सकते हो। इसमें ताल्लुकदार्स के बारे में कहा गया है कि ताल्लुकदार्स के पार्टिसिपेशन के ऊपर आप एग्जामिन करो, ठीक है। इसमें हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, बैकग्राउंड से लेके ताल्लुकदार्स क्यों पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे। सबसे पहले ताल्लुकदार्स के, अगेन वी विल स्टार्ट विथ इंट्रो, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ हमने अपने पॉइंट्स को सब हेडिंग में बांट लिया है, बैकग्राउंड, समरी सेटलमेंट, ताल्लुकदार से रिस्पॉन्स। तो इंट्रो में हमने बता दिया कि व्हाट इज ताल्लुक, एंड कोशिश करो कि जितने भारी भरकम टर्म यूज कर सको उतने बढ़िया, मतलब इंप्रेस होते हैं एग्जामिनर। ताल्लुकदार से रिफर्स टू द पर्सन जिनके पास ताल्लुक होती है, एंड किन से मिलती है, तो इंपीरियल अथॉरिटी। सबने ऐसा लिखा होगा कि ताल्लुकदार ऐसे लोग होते हैं जिनके पास लैंड है, बट आपने यहाँ पे ये भी लिख दिया कि विच वॉज ग्रांटेड टू देम बाय द इंपीरियल अथॉरिटी, तो ये फिर उनके दिमाग में नोटिसेबल होती है कि ये तो बहुत सारे कॉमन आंसर हमने देखा, इसके बीच एक आदमी लिख देता है इंपीरियल अथॉरिटी, ए नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, ये नवाब ऑफ अवध। ताल्लुकदार प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन 1857, एंड इस चीज को जानने के लिए हमें 3 पॉइंट्स पे डिस्कस करना होगा। पहला, बैकग्राउंड ऑफ ताल्लुकदारी इन अवध, ताल्लुकदारों की क्या पोजीशन थी, बैकग्राउंड यानी कि ब्रिटिश एरा में। देन समरी सेटलमेंट ऑफ 1856 एंड ताल्लुकदार का क्या रिस्पॉन्स था। तो बैकग्राउंड में हमें क्या करना है, अब अगर ये 4 मार्क का है तो यहाँ पे हमें 2 से ज्यादा पॉइंट नहीं लिखना। अगर ये 5 या 6 मार्क का होता तो 2 की जगह 3 लिख देते। तो 2 पॉइंट क्या लिख सकते हो, पहले बता दो कि प्री ब्रिटिश एरा में कैसे थे ताल्लुकदार, देन वो प्लेटून्स मेंटेन करते थे, टैक्सेस कलेक्ट करते थे अंडर द सरेनिटी नवाब,
नवाब के अंदर काम करते हुए। अगर ये 6 मार्क्स का रहा होता या 5 मार्क्स का रहा होता तो वहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड करता और यहाँ पे मैं लिख देता कि जो अवध में ताल्लुकदारों की स्थिति ऐसी थी फिर ब्रिटिश एरा में, मगर यानी कि जो नवाबी एरा थी उस ज़माने में, कि इतने बड़े-बड़े ताल्लुकदार होते थे जिनके अंदर तकरीबन 12,000 से ज़्यादा घुड़सवार होते थे। एंड एटलीस्ट कम से कम किसी भी ताल्लुकदार के अंदर 200 घुड़सवार तो होते ही थे। तो आई विल यूज़ दिस स्टैट टू, अगर ये 4 मार्क का ना हुआ होता, 6 या 5 मार्क्स का होता तो। लेकिन ये 4 मार्क्स का है तो इसकी ज़रूरत है नहीं। फिर हमने समरी सेटलमेंट बनाया। अब देखो समरी सेटलमेंट को कैसे मैं ताल्लुकदार का क्या रिस्पॉन्स रहा, ये जो सब हेडिंग है ना, इससे कनेक्ट करूँगा। योर आंसर शुड बी लाइक ए स्टोरी। ये चीज़ें जब कनेक्ट होंगी ना, लिंक्ड होंगी ना, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। समरी सेटलमेंट में क्या कहा, सबसे पहले मैंने इंट्रो दिया कि समरी सेटलमेंट के फीचर को बताने से पहले मैंने कहा कि व्हाई द समरी सेटलमेंट वाज नीडेड। तो ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था कि ताल्लुकदार ही रिस्पॉन्सिबल है किसानों की बेबसी के लिए, क्योंकि वो इंटरमीडिएटरीज का रोल प्ले करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इनसे ज़मीनें इनकी छीन लेते हैं, बिकॉज उनको लगता था कि जो ज़मीनें इन्होंने हथियाई है ये लोगों से छीन के आई है, फ्रॉड के थ्रू हथियाई है। तो समरी सेटलमेंट जब आता है 1856 में, एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन द डेट्स। आप डेट्स यूज करें, आप स्टैट्स यूज करें। अगर 4 या 4 से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन है, डेट्स, स्टैट्स एंड द नेम जो कि आप आगे चल के देखेंगे अवध के नवाब का जहाँ मैंने जिक्र किया वहाँ पे उनका नाम भी लिख दिया, बेगम हजरत महल। तो एंड फिर समरी सेटलमेंट जब आया तो भी मैंने स्टैट्स यूज़ किया है कि समरी सेटलमेंट से पहले जब पीर ब्रिटिश एरा में टोटल अवध में जितने गांव थे उनमें से तकरीबन 67% गांव की जो ताल्लुकदारी थी, 67% गांव जो थे वो ताल्लुकदार के अंडर आते थे, ठीक है। एंड ये संख्या आफ्टर द समरी सेटलमेंट क्या होता है, गिर के 38% पे पहुंच गया। दिस वे यू कैन इम्प्रेस द एग्जामिनर कि इसके पास डेप्थ है। सबको पता है कि समरी सेटलमेंट में क्या हुआ है कि जमीनें छीनी गई ताल्लुकदार से, सबको पता है कि जमीनें उनकी जाएगी। बट अगर आपने इसको बैक कर दिया अपने एविडेंसेस के साथ, कि अपने स्टैट्स के साथ कि व्हाट आर द स्टैट्स, तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होती हैं। 67% से सीधे गिर के 38% पे आंकड़ा आ गया। उसके बाद व्हेन विल डिस्कस अबाउट द रिस्पॉन्स ऑफ ताल्लुकदार्स टू द न्यू रेवेन्यू पॉलिसी, एंड यही न्यू रेवेन्यू पॉलिसी हमारी समरी सेटलमेंट है। हमने दो जगह समरी सेटलमेंट को यूज नहीं करा, एक समरी सेटलमेंट लिखा फिर न्यू रेवेन्यू पॉलिसी, दोनों ही सेम है, बट दिस वे वी कैन इम्प्रेस द एग्जामिनर। एक ही चीज के अगर हम सिनोनिमसली अलग अलग वर्ड्स यूज करेंगे ना तो बहुत इंपैक्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम द समरी सेटलमेंट, उसने तो डैमेज किया ही था, उनसे सारी जमीनें छीन ली। इसके अलावा ब्रिटिशर्स के आने के बाद से जब अवध को एनेक्स किया गया तो उनके सारे जो किले वगैरह ये होल्ड करते थे ताल्लुकदार, उनको तोड़-ताड़ दिया गया एंड इनको डिसआर्म कर दिया गया। कहा कि आपके अंदर जो घुड़सवार वगैरह होते थे इनकी कोई आवश्यकता है नहीं अभी, तो आप इसे हमें दे दें, क्योंकि जो लॉ ऑर्डर मेंटेन करना है इसके लिए हमारे कलेक्टर साहब बहुत ज़्यादा केपेबल हैं। ऑल द फैक्टर्स, ये जितने भी फैक्टर्स थे उनको डिसआर्म करना, उनके फोर्ट्स डिस्ट्रॉय करना, उनसे उनकी ज़मीनें छीनना, इन सब ने ऐसा एक इंस्टेंटेनियस रिस्पॉन्स का माहौल गढ़ा कि ये जो ताल्लुकदार है वो रिवोल्ट ऑफ 1857 में पार्टिसिपेट करते हैं। एंड व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस कि ये बहुत सारे जो ताल्लुकदार थे ये अंत तक लॉयल रहते हैं इंपीरियल अथॉरिटी के, बेगम हजरत महल के साथ लास्ट तक लड़ते हैं, टिल देयर लास्ट ब्रेथ, दे फाउट टिल देयर लास्ट ब्रेथ। सो इन दैट वे वी हैव एग्जामिन्ड ऑल द पार्टिसिपेशन, बैकग्राउंड कि किस तरीके से उनकी स्थिति थी फिर ब्रिटिश एरा में, ब्रिटिशर्स ने क्या बदलाव किए एंड उन बदलाव का क्या रिपरकशन हुआ उसको हमने देख लिया। एंड लास्टली वी विल कंक्लूड कि इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ताल्लुकदार्स वर इंपॉर्टेंट पिलर इन द मास एजिटेशन ऑफ अवध ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 and they participated in the fighting arena with a mixed emotion of self interest and patriotism। पैट्रियोटिज्म की भी भावना थी एंड कुछ सेल्फ इंटरेस्ट भी था, क्योंकि इनसे इनकी ज़मीनें छीनी गई थी, इनके किले तबाह किए गए थे, इनके गढ़ तबाह किए गए थे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इनको जो घुड़सवार रखने की प्रिविलेज मिली हुई थी नवाब की तरफ से कि आप आर्म्ड प्लेटून रख सकते हैं, उसको हटा दिया गया था। दे वर नाउ डिसआर्म्ड। तो ये सारे प्रिविलेजेस अब हटा दी गई, तो ये सेल्फ इंटरेस्ट के लिए भी आप कह सकते हैं रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करते, बाकी पैट्रियोटिज्म की भावना तो थी ही थी। That's why they were loyal for the Nawab of Awadh। So this type of answer is appropriate for 5 to 6 marks। 6 मार्क के होंगे तो आप 1-2 पॉइंट और ऐड कर सकते हो, कुछ ताल्लुकदार के बैकग्राउंड के बारे में कुछ स्टैट्स बता दो कि बड़े बड़े जो ताल्लुकदार होते थे उनके अंदर हमने देखा है कि 12,000 से भी ज़्यादा घुड़सवार होते थे। जो छोटे छोटे ताल्लुकदार थे उनके अंदर भी 200 से ज़्यादा घुड़सवार रहा करते थे। सो इन दैट वे यू कैन फ्रेम द आंसर। अब एक लास्ट हमारा कैटेगरी बचता है 8 मार्कर्स का। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो टेक अवे है इस टाइप के क्वेश्चंस की उसको ले लेते हैं। तो फर्स्ट टू अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन टू राइट अ गुड आंसर यू नीड टू राइट अ गुड इंट्रो। आपको सबसे पहले एक बढ़िया इंट्रो लिखना पड़ेगा, आपको सबसे पहले एक बढ़िया इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, देन आपको फिर अपने पॉइंट्स ऑर्गेनाइज करने हैं सब हेड में, ठीक है। और अगर ये 4 मार्क्स या उससे ज़्यादा का है तो सब हेड को आप एविडेंस से बैक करो ही करो, एविडेंस से बैक करो ही करो। ताल्लुकदार फोर्ट एंड प्लेटून रखते थे, उसका एविडेंस क्या है कि हमने देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 तक की भी घुड़सवारी इनके पास रहती थी। एंड इनके इम्पैक्ट क्या पड़े समरी सेटलमेंट के बाद, तो हमने देखा कि जो अवध की ज़मीन 67% ज़मीन इनके अंदर आती थी वो गिर के अब 38% हो गई थी। एविडेंसेस, देन राइट अ गुड कंक्लूजन। एविडेंसेस में आप यूज़ कर सकते हैं स्टैट्स को भी, एविडेंसेस में आप यूज़ कर सकते हैं डेट्स को भी,
एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एविडेंसेस में ही एक और कैटेगरी आती है, आप नाम इस्तेमाल करें। आप नाम इस्तेमाल करें, जैसे ज़मींदारों से रिलेटेड अगर सवाल पूछा गया है, ज़मींदारी का ऑक्शन क्यों होता था, जो हमारा 10th चैप्टर का सवाल है, उसमें आप नाम बताएं कि हमने वी हैव सीन द ऑक्शन ऑफ ज़मींदारी इन वर्धमान दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ मेहताब चंद। तो मेहताब चंद का जब आपने नाम लिया ना, तो ये चीज़ उसको पता चलेगी। सवाल तो भाई जमींदारी के ऑक्शन का ही है, बट हमने नाम ले लिया जमींदार बर्दवान की एंड जमींदार थे कौन, मेहताब चंद। तो फिर आप रीज़न बता दें, तो ये चीज़ ना बहुत इंपैक्ट करती है। तो इस प्रकार से आप 4, 5, 6 मार्क्स के जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, तो आप ऐसा लिख सकते हैं। अब एक कैटेगरी आती है डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन की। डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन में सबको आंसर लिखना आता है, बस मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, वेन एवर यू राइट अ डिफरेंस, एंड ये चीज़ जो सीबीएसई के बच्चे हैं उनके लिए इकोनॉमिक्स में बहुत काम आएगी, राइट द बेसिस। बेसिस कभी इग्नोर मत करो, क्योंकि यही आपको बाकी के अभ्यर्थियों से अलग बनाता है। सो ऑलवेज राइट द बेसिस। फाइनल गुड्स डेफिनेशन या मीनिंग, फिर हमने यूजेस बता दिया कि ये हाउस होल्ड और फर्म दोनों द्वारा यूज़ किया जा सकता है। इंटरमीडिएट गुड्स केवल फर्म्स यूज़ करती है। एस्टिमेशन इन नेशनल इनकम की, ये फाइनल गुड जो है नेशनल इनकम में नहीं इंक्लूड किया जाता, इंक्लूड किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं किया जाता। वैल्यू एडिशन, फाइनल गुड्स में नो वैल्यू आर नीडेड टू बी एडेड, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स में और भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस हिसाब से जब आप बेसिस लिखते हो तो उसको क्लैरिटी मिलती है। जो कॉपी चेक कर रहा है उनको जब क्लैरिटी मिलेगी तो वो फिर उनका काम आप जितना आसान करिए। योर जॉब शुड बी कि आप, अगर आपकी हैंड राइटिंग भी बढ़िया नहीं है, जैसे मेरी हैंड राइटिंग बहुत बिलो एवरेज है या अगर कहते तो बहुत पुअर है, बट मेरी जो कॉपी है वो अगर नीट है, अगर साफ है, तो उनको चेक करने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं मिल सकता बिकॉज ऑफ माई हैंड राइटिंग। अगर आपकी बढ़िया हैंड राइटिंग है प्लस आपने साफ सुथरा लिखा तो आपके पास एक अनफेयर एडवांटेज है, सॉरी। लेकिन अगर आपकी राइटिंग मेरी जैसी है, मेरी से भी बदतर है, तो आप कोशिश करें कि आप साफ सुथरा लिखें, ठीक है, क्योंकि आपका काम है उनका टाइम कम से कम लेना। वो आपकी कॉपी पे ज़्यादा टाइम जब देंगे ना, तो वो फिर आपके एरर्स निकालने शुरू करेंगे, नंबर्स काटने शुरू करेंगे। तो आप ऐसे फ्लो में कहानी बांधो, इतना साफ लिखो, इतना काम आसान करके दो। अच्छा डिफरेंस है तो बेसिस पे लिख दिया, अच्छा हमने कोई फैक्ट बताया तो उसके पीछे एविडेंस भी डाल दिया स्टैट्स के रूप में। तो ये चीज़ें उनका काम आसान करती है। एंड व्हेन यू विल ऐड दिस, व्हेन यू विल डू दिस, तो आपकी कॉपी जल्दी से निपटाएंगे और दबा के मार्क्स देके आपको फिर फारिग कर देंगे। थर्ड टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इज इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन। ये सवाल ज़्यादातर जो है 8 मार्कर्स में पूछे जाते हैं सीबीएसई में, और अन्य बोर्ड में ऐसे सवाल जो है वो 6 मार्कर्स में भी हमने देखा। इसमें इवैल्यूएशन से रिलेटेड सवाल पूछा जाता है। लाइक आपसे पूछा जा सकता है इवैल्यूएट द राइट बॉडी सिस्टम, इसके क्या इंपैक्ट पड़े थे। तो वहाँ पे इवैल्यूएशन में हमें क्या करना पड़ता है, हमें डिमेरिट्स और मेरिट्स में वहाँ पे डालना पड़ेगा। इवैल्यूएशन जितने भी क्वेश्चंस का होता है उसमें हमें उसके फॉर भी आर्गुमेंट देने हैं, उसके अगेंस्ट में भी आर्गुमेंट देने हैं। हो सकता है कि कोई चीज़ बहुत बढ़िया थी तो उसके ज़्यादातर जो आर्गुमेंट होंगे उसके सपोर्ट में होंगे, उसके फेवर में होंगे, लेकिन कुछ कुछ आर्गुमेंट उसके अगेंस्ट भी हो सकते हैं। नथिंग इज परफेक्ट ना, तो हमें फॉर और अगेंस्ट दोनों में देने होते हैं। अगर क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है तो हमें अगेंस्ट में ज़्यादा देना है, ठीक है। अगर सिंपली इवैल्यूएट करना है तो हमें फॉर में भी आर्गुमेंट देने हैं और अगेंस्ट में भी आर्गुमेंट देने हैं। राइट बॉडी सिस्टम के फेवर में आर्गुमेंट देने हैं कि इसमें इंटरमीडिएट्स नहीं थे, इसमें उन्होंने एक असेसमेंट का प्लान रखा था कि हम लोग 20-30 साल बाद असेसमेंट करेंगे। अगेंस्ट में क्या था, असेसमेंट करके वो बिना सही, जब वो कॉटन बूम आता तो उन्होंने असेसमेंट किया एंड फिर वो बढ़ा देते हैं। इंटरमीडिएट को उन्होंने नहीं रखा राइट बॉडी सिस्टम में, दे डिड नॉट पुट इंटरमीडिएट, लेकिन उन्होंने बर्डन डाल दिया किसानों के ऊपर, तो वो फिर लोन्स वगैरह लेते थे, मनी लेंडर के चंगुल में फंस जाते थे। तो एंड उन्होंने जब रीअसेसमेंट किया तो उसकी वैल्यू बढ़ा दी। तो वैल्यू बढ़ाने से क्या होता है कि जो पीजेंट्स रही था वो डिपेंडेंट हो गया मनी लेंडर के ऊपर, क्योंकि उनकी प्रोड्यूस नहीं बढ़ रही थी एंड उनको डायरेक्ट बढ़ाना है कि हुकूमत को पैसा पे करना था, एंड वो तो फिर कोई फ्लेक्सिबिलिटी रखेगी नहीं जमींदारों की तरह। तो यहाँ पे आपको फॉर और अगेंस्ट दोनों में आर्गुमेंट देने होते हैं। बट व्हेन वी आर क्रिटिकली इवैल्यूएटिंग समथिंग, जब हम किसी चीज़ को क्रिटिकली इवैल्यूएट कर रहे हैं तो हमें ज़्यादातर जो आर्गुमेंट है वो उसके अगेंस्ट देने हैं। हाँ, उसके बाद 2-3 आर्गुमेंट अगर सही है तो ऐसा लिख सकते हैं, हाउएवर दीज थिंग्स, ये चीज़ें खराब तो थी, दीज वर सम लिमिटेशंस और दीज वर सम डिसएडवांटेज और डिमेरिट्स, बट कुछ चीज़ें इसमें अच्छी भी थी। समथिंग वॉज गुड, ऐसा तो नहीं कि कोई चीज़ पूरी की पूरी खराब है। हाँ, अब कुछ कुछ चीज़ अगर पूरी की पूरी खराब है, लाइक टॉयलेट एक्ट ये पूरा का पूरा खराब था, तो इसमें हम लोग कुछ बढ़िया चीज़ तो कह नहीं सकते। दैट वाज कम्प्लीटली ब्लैक एक्ट, वो तो कोई बढ़िया एडवांटेज या मेरिट उसका निकल ही नहीं सकता। तो अगर आपको क्रिटिकली इवैल्यूएट करना हो तो उसके अगेंस्ट में ज़्यादा आर्गुमेंट देते हैं, इवैल्यूएट करना तो फॉर और अगेंस्ट दोनों में देते हैं। रेशियो आपको मेंटेन करना है। कोई चीज़ बहुत बढ़िया है ना, तो फॉर और अगेंस्ट में आर्गुमेंट का जो सिलसिला होगा 70-30 का रेशियो रखेंगे, 60-40 का। अगर 6 पॉइंट लिख रहे हैं हम लोग, 3 पॉइंट लिख रहे हैं फॉर में, तो 2 पॉइंट अगेंस्ट में लिखेंगे, ठीक है। तो इन दैट वे यू कैन आंसर इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। इस वीडियो को देखने से केवल आपको ऐसा नहीं लगे कि भाई अपने आंसर राइटिंग से जुड़े हुए सारे नुआंसेस को, सारी बारीकियों को सीख लिया है।
अब आप खाली हाथ ना बैठ, इसलिए हमने नीचे गूगल ड्राइव का लिंक डाला जहाँ पे आपके लिए हमने तकरीबन 5 क्वेश्चन बनाए हैं। ये पांचों क्वेश्चन डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें शामिल है, इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन भी शामिल है, इंट्रो बॉडी कंक्लूजन टाइप क्वेश्चन भी शामिल है। उसके आगे हमने मार्क्स भी लिख दिया कि इतने नंबर का ये सवाल है। आपको इसको अटेम्प्ट करके हमें भेजना है टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है तो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन द ग्रुप। वहाँ पे सारे डाउट्स आपके क्लियर होते हैं, सारी पीडीएफ्स आपको मिलती है एंड बहुत सारी चीज़ें हम लोग आंसर राइटिंग से रिलेटेड एंड इवन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड आगे चलकर डालने वाले हैं। तो आप अगर वो मिस कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान है आपका। एंड अगर आप इनकेस टेलीग्राम नहीं चलाते तो उन बच्चों के लिए हमने नीचे अपना ईमेल डाल दिया है, वो उस ईमेल पे अपने आंसर्स को लिख सकते हैं। हम लोग उस ईमेल पर उनको रिस्पॉन्ड भी कर देंगे, उनके आंसर्स में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं एंड किस प्रकार के उनके आंसर का फीडबैक रहा। सो इन दैट वे वी कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स, 6 मार्कर्स। 8 मार्कर्स के लिए हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें जितनी भी चीज़ें 8 मार्कर्स स्पेसिफिक, उसमें 3-4 8 मार्कर्स को मैं बना के लाऊंगा एंड उसमें सॉल्व करेंगे। एंड नेक्स्ट एक और वीडियो होगी इसके बाद जिसमें हम लोग कुछ जनरल टिप्स के बारे में समझेंगे कि आंसर राइटिंग करते वक्त किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, द डूज एंड डोंट्स ऑफ आंसर राइटिंग इन द एग्जामिनेशन। सो मी सुधांशु साइनिंग ऑफ एंड मेक श्योर कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्रेस द लाइक बटन एंड मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को और आप न्यू व्यूअर हो तो एंड टेलीग्राम ग्रुप तो ज्वाइन कर ही लो बिकॉज वी आर मेकिंग द लार्जेस्ट कम्युनिटी एवर मेड ऑन दिस प्लैनेट एंड सारी की सारी हेल्पफुल चीज़ें आपकी वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो गो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, सी यू देयर।